तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 की फर्स्ट एक्सरसाइज 10A एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट वेरिएशंस के बारे में। इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है जिसमें डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस के बारे में अच्छे से समझाया गया है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक बार डायरेक्ट वेरिएशन को फिर से देख लेते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है कि जब दो क्वांटिटीज इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो सेम रेशो में, तो उसको हम कहते हैं कि वो दोनों क्वांटिटीज किस में है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक क्वांटिटी x है और दूसरी y है। अगर यहाँ पे x इंक्रीज होगी तो y भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर x यहाँ पे क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो y क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि इन दोनों का जो रेशो है वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, मींस सेम रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ x अपॉन वाई इट इज इक्वल टू k। ठीक है ना। इसका मतलब k का मतलब क्या है, कांस्टेंट है, और इसका मतलब होता है सेम। अब यहाँ पे x अपॉन वाई की जगह आप क्या राइट कर सकते हो, y अपॉन x। ये बेसिकली क्या है, डिवीजन है इन दोनों क्वांटिटीज का। ठीक है, तो ये भी आप क्या राइट कर सकते हो, k राइट कर सकते हो। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 चॉकलेट है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ चॉकलेट एंड ये यहाँ पे राइट कर लेता हूँ मैं कॉस्ट। ठीक है, तो मान लीजिए एक चॉकलेट की कॉस्ट यहाँ पे कितनी है, ये है 5 रुपीज, और 2 चॉकलेट की कॉस्ट है 10 रुपीज, और 3 चॉकलेट की कॉस्ट है 15 रुपीज। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जैसे जैसे चॉकलेट की क्वांटिटी बढ़ती है तो कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। इसका मतलब जो आपका, मैं इसको x मान लेता हूं यहाँ पे और इसको y। जैसे जैसे आपकी x की क्वांटिटी बढ़ती है वैसे वैसे आपकी y की क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है। ठीक है ना। दूसरा हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं कि इन दोनों का जो रेशो है वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है तो ये x1 x2 x3 होगा, और y में y1 y2 और y3 होगा। अगर इन सभी का रेशो सेम आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, चॉकलेट और उसकी कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं x1 अपॉन के y1, ये क्या होगा 1 अपॉन 5। उसी तरह से मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ x2 अपॉन के y2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 10। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5। उसी तरह से x3 अपॉन के y3, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 15। तो इसका भी हमारे पास सिंप्लीफाई करके आएगा 1 अपॉन 5। तो यहां से आपको क्या दिखता है कि जो x1 है, x1 अपॉन के y1 इट इज इक्वल टू x2 अपॉन के y2 इट इज इक्वल टू x3 अपॉन के y3। ठीक है ना। ये इनका जो रेशो है सभी का क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ पे क्या राइट कर सकता हूँ कि x अपॉन वाई इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कहूँ कि y अपॉन x में क्या राइट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 1, मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा 5। और अगर मैं इसको ऐसे लेता हूँ x अपॉन वाई, x रेशो y में लेता हूँ तो ये रह जाएगा 1 अपॉन 5 कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से आएगा इसका। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है यहाँ पे कि कांस्टेंट बताना है हमें। ठीक है ना, जो डायरेक्ट वेरिएशन में है ना ये, इनमें हमें क्या बताना है, कांस्टेंट बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसके फर्स्ट क्वेश्चन में, y इट इज इक्वल टू -8x। अब जो डायरेक्ट वेरिएशन है वो क्या होता है, वो होता है किसमें, रेशो में। तो मैं इस x को क्या इधर नहीं ला सकता इसके अपॉन में, तो मैं इसको ऐसे ला सकता हूं y अपॉन x इट इज इक्वल टू -8। तो यहाँ पे इन दोनों क्वांटिटीज का जो हमारे पास रेशो है वो रेशो में आ गए हैं दोनों क्वांटिटीज y अपॉन x। तो ये क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट, ये होगा -8। ठीक है ना। तो k इट इक्वल टू हो जाएगा -8, क्योंकि y अपॉन x हमने क्या लिया था इधर, y अपॉन x हमने लिया था k। तो हम कह सकते हैं कि k इट इक्वल टू होगा -8, मतलब कांस्टेंट आ गया इसका -8। अब देखिए यहाँ पे y इट इक्वल टू क्या है, ये सेकंड पार्ट में इसका सेकंड क्वेश्चन जो है y इट इक्वल टू 3 अपॉन 4x। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x क्या किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इसको अपॉन में राइट कर सकता हूँ। तो y अपॉन x इट इक्वल टू ये हो जाएगा 3 अपॉन 4। तो ये y अपॉन x आ गया, तो मतलब यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे k इट इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया इसका 3 अपॉन 4। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट है इसका एक्स वाई इट इक्वल टू 5। क्या है ये, एक्स वाई इट इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ना जो x और y है वो दोनों प्रोडक्ट में है, ना कि किस में है, रेशो में है। ठीक है ना,
रेशो में नहीं है तो इसमें जो कांस्टेंट है वो कुछ भी नहीं होगा, नो कांस्टेंट, क्योंकि ये किस में है, ये है इनवर्स वेरिएशन में, क्योंकि इनवर्स वेरिएशन में ही तो प्रोडक्ट होता है क्वांटिटीज का, और डायरेक्ट में तो क्या होता है, डिवीजन होता है। अगला देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, y इट इक्वल टू 3/x, y इट इक्वल टू 3/x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से ले जाता हूँ y को इधर ट्रांसपोज करता हूँ तो ये अपॉन में है, डिवाइड में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y मल्टीप्लाई x इट इक्वल टू 3। तो ये भी किस में है, इनवर्स वेरिएशन में है, डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगला देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, y प्लस 4x इट इक्वल टू 0। तो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका y प्लस 4x इट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं 4x को, तो y इट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x, और इधर अभी जो 4x है ना वो मल्टीप्लाई में है 4 के, तो अगर इधर ट्रांसपोज करेंगे इसको तो ये किस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो y अपॉन x इट इक्वल टू ये रह गया यहाँ पे -4। तो ये देख लीजिए यहाँ पे इन दोनों क्वांटिटीज का क्या हो गया, डिवीजन हो गया, तो रेशो में आ गई है, तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो कांस्टेंट है वो कितना है, -4 है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें क्या है, y माइनस 3x इट इक्वल टू 1। 6 में क्या है, y माइनस 3x इट इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो -3x है ना इसको ट्रांसपोज कर देते हैं इधर, तो y इट इक्वल टू ये हो जाएगा 1, -3x है उधर जाके हो जाएगा प्लस का, ठीक है, प्लस 3x। अब यहाँ पे मैं अगर इसको लेता हूँ इधर x को, तो ऐसे तो मैं ले नहीं सकता, ठीक है ना। अगर मैं इसको यहाँ से वापस 1 को लूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो y -1, जबकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ y और x का ही डिवीजन चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, ठीक है ना, क्या दी हुई है, टेबल दी हुई है, ये दे रखा है x और ये दे रखा है y, इधर यहाँ पे 1 है और यहाँ -5 है, 2 और -10, और यहाँ पे 3 -15, और यहाँ पे 4 और -20। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले ही इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में है तो इसका मतलब x1 अपॉन y1 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो x अपॉन के y1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -5। दूसरा यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ x2 अपॉन के y2, ठीक है ना, x2 अपॉन के y2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन के -10, इसको कट करेंगे यहाँ से तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा -1 अपॉन 5। इसी तरह से x3 अपॉन के y3 आ जाएगा, तो ये कितना है, 3 अपॉन -15, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे इसको काट के तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 5। ऐसे ही x4 अपॉन के y4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 है x4 की जगह, ठीक है ना, और यहाँ पे y4 की जगह है -20, तो सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे तो -1 अपॉन 5 ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या दिखा कि जो x1 अपॉन के y1 इट इक्वल टू x2 अपॉन के y2 इट इक्वल टू x3 अपॉन के y3 इट इक्वल टू x4 अपॉन के y4 इक्वल है सारे, ठीक है ना। इसका -1 अपॉन 5, इसका -1 अपॉन 5, सबका -1 अपॉन 5 है, तो मैं राइट कर सकता हूँ x अपॉन के y इट इक्वल टू -1 अपॉन 5। तो मतलब जो यहाँ पे कांस्टेंट है ना वो -1 अपॉन 5 है। अब देखिए जो आपका सॉल्यूशन है ना, मतलब आंसर जो इसमें पीछे दिया हुआ है बुक में, वो क्या है, k इट इक्वल टू -5 है। वो कैसे आ सकता है, अगर आप y अपॉन x राइट करोगे, कैसे आ सकता है, अगर आप y अपॉन x राइट करोगे तो ये हो जाएगा उल्टा, तो ये हो जाएगा क्या, -5 अपॉन के 1, ठीक है, जिसको मैं राइट कर सकता हूँ y अपॉन x इट इक्वल टू -5। मतलब यहाँ पे अब कांस्टेंट कितना हो गया, -5 हो गया। लेकिन दोनों ही कंडीशन में जो आपका सॉल्यूशन है ना वो ठीक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो -5 आएगा ना, ये -1 अपॉन, हाँ ये तो मैंने 5 लिखा था, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में जो आपका कांस्टेंट है वो ठीक माना जाएगा। अगर आप x अपॉन y करते हो तो -1 अपॉन 5, और अगर आप y अपॉन x करते हो तो यहाँ पे आएगा -5, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये टेबल दी गई है, ठीक है भाई। 8 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, ठीक है ना, x क्वांटिटी है और दूसरी y है। तो इधर है 2 और यहाँ पे -1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे -3, 8 और 4, ठीक है भाई। अब देखिए
इसको क्या कर लेते हैं, इसने बोला है कि डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट पता लगाएंगे कि होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे देखने से पता लग रहा है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है, क्योंकि देखो ये क्वांटिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये क्वांटिटी कभी इंक्रीज होती है तो कभी डिक्रीज होती है। पहले -1 है तो -1 से इंक्रीज हो गई 2, लेकिन फिर डिक्रीज हो गई, तो यहां से मुझे पता लग गया कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। लेकिन हम उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं इसको, डायरेक्ट वेरिएशन के अकॉर्डिंग। तो इसको x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4, ठीक है ना, ये ले लेते हैं। तो x1 अपॉन के y1 ये कितना है, ये है 2 अपॉन के -1, ठीक है ना, जिसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ, -2 राइट कर सकता हूँ, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करके -2 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे x2 अपॉन के y2 आ जाएगा, तो ये है 4 अपॉन के 2, 2 2 4, तो ये आ गया 2। ऐसे ही x3 अपॉन के क्या आ जाएगा, y3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 अपॉन के -3, तो कट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा -2, ठीक है ना। x4 अपॉन के y4, तो x4 क्या है 8 और y4 क्या है 4, तो ये कट होके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से आपको क्या दिखता है कि जो x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, x3 अपॉन y3 और x4 अपॉन y4 ये क्या है, इक्वल नहीं है। कुछ में तो -2 आ रहा है और कुछ में 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे, नो कांस्टेंट, ठीक है ना। तो क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9, एंड यहाँ पे हमें एक टेबल दी गई है जिसमें टाइम दिया गया है मिनट्स में एंड जो बलून की हाइट है वो दी गई है मीटर्स में। तो इस क्वेश्चन में ना हमें पहले ही बता दिया गया है कि जो बलून की हाइट है और टाइम है वो एक दूसरे के डायरेक्ट वेरिएशन में है। वैसे भी इस टेबल को देखते ही पता लग जाता है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे बलून की जो हाइट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से राइट कर लिया है, इस टेबल को, टाइम दिया हुआ है यहाँ पे और बलून की हाइट दी हुई है, ठीक है। इसको मैं क्या राइट कर लेता हूँ, एक्स में राइट कर लेता हूँ और इसको वाई राइट कर लेता हूँ। तो जो यहाँ पे मिसिंग नंबर है ना वो हमें फाइंड आउट करने हैं, तो इसलिए मैं क्या राइट कर लेता हूँ इनको, ये यहाँ पे हो जाएगा, इसको मैं ना x1 x2 ये मान लेता हूँ x3 है, ठीक है ना, x4 तो ये हो जाएगा x5। आप यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हो इनको, ये हो जाएगा यहाँ पे y1 y2 y3 और ये y4, ठीक है। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसने क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, एक मेरे पास अननोन है यहाँ पे 3/y1 इसका रेशो, और यहाँ पे इट इज इक्वल टू में हो जाएगा 4/48। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × y1 इट इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 48 × 3, तो y1 क्या आ जाएगा 48 × 3 अपॉन के 4, 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है ना। तो y1 कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया 36, 12 3 जा 36। तो इसका मतलब क्या है कि 3 मिनट में जो बलून की हाइट है वो हो जाएगी 36 मीटर। उसी तरह से यहाँ पे मैं इसको निकाल लेता हूँ x3 वाले को, तो ये हो जाएगा x3 अपॉन के 84, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन में है तो इसका रेशो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन के 48, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, तो यहाँ पे x3 × 48 इट इज इक्वल टू 4 × 84, ठीक है। तो x3 की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4 × 84 और अपॉन में 48, तो यहाँ पे काट लेते हैं इसको 12 और ये 12 7 जा, तो x3 कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 7। मतलब अगर बलून की जो हाइट है 84 मीटर तक जाती है तो कितने टाइम में जाएगा वो जाएगा 7 मिनट्स में। उसी तरह से मैं यहाँ पे ये निकाल लेता हूँ 25 अपॉन के y4, इसको इक्वल रख देता हूँ इसके रेशो के 4/48, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इधर हो जाएगा y4 × 4 इट इज इक्वल टू 25 × 48, तो y4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 × 48 अपॉन में 4, तो यहाँ पे 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 12 5 जा 60 और ये आ जाएगा टोटल मल्टीप्लाई करके 300। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे 25 मिनट्स में बलून की हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी 300 मीटर हो जाएगी। बचा यहाँ पे ये x5, तो इसको मैं राइट कर लेता हूँ x5 अपॉन में 1860, इक्वल किसके रखेंगे जिसमें हमारे पास दोनों क्वांटिटीज नॉन है, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है और बलून भी दिया हुआ है, बलून की जो हाइट है वो भी दी हुई है, तो 4 अपॉन में 48, क्रॉस मल्टीप्लाई x5 × 48 इट इज इक्वल टू 1860 × 4, तो x5 निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1860 × 4 अपॉन में 48।
तो यहाँ पे कट कर लेते हैं इसको, 12 पे जाएगा, ये 12 से कट करेंगे तो ये जाएगा 155 पे। ठीक है, तो x5 कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया 155। तो इसका मतलब क्या है कि जो 1860 मीटर की जो बलून की हाइट है वो कितने टाइम में हो जाएगी, वो हो जाएगी 155 मिनट्स में। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि d और t डायरेक्ट वेरिएशन में है। अगर d की वैल्यू 4 है तो t की वैल्यू होती है 9। अगर यहाँ पे t की वैल्यू 21 है तो d की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस टेबल को राइट कर लिया है। तो d की वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे और t की वैल्यूज दी हुई है। d की एक वैल्यू मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है लेट वैल्यू ऑफ डी बी एक्स, कि मान लीजिए जो डी की वैल्यू है ना मिसिंग है वो क्या होगी, एक्स होगी। ठीक है, अब हमें पता है कि ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशंस में है, तो इसलिए इन दोनों का रेशो क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के रेशोज को इक्वल रख सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 4/9। ठीक है ना, इसको मैं एक्स राइट करूंगा, इट इज इक्वल टू होगा x/21। ठीक है ना, तो दोनों के रेशो इक्वल होंगे तो ये दोनों मैं इक्वल रख सकता हूँ। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 × x 9x इट इज इक्वल टू 21 × 4। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा 21 × 4। तो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 3 3 × 9, 3 7 × 21, 7 4 × 28/3। तो ये यहाँ पे d की जो मिसिंग वैल्यू है वो आ जाएगी 28/3। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 11 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक कॉपर बार का जो मास और लेंथ है वो दोनों डायरेक्ट वेरिएशंस में है। अगर यहाँ पे उस कॉपर बार की लेंथ 40 सेंटीमीटर होती है तो उसका मास होता है 420 ग्राम। तो हमें यहाँ पे मास फाइंड आउट करना है अगर उस बार की लेंथ 136 सेंटीमीटर हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल राइट कर ली है, यहाँ पे मास इन ग्राम एंड लेंथ इन सेंटीमीटर। तो अगर उसकी लेंथ होती है 40 तो मास होता है 420, 136 होगी तो यहाँ पे मास कितना होगा। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट मास ऑफ द बार बी। आप कॉपर बार लिख सकते हो x, कि मान लीजिए उसका मास 136 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा, x होगा। मैंने यहाँ पे x राइट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस सिचुएशन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, ये किस में है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो इसका मतलब कि इन दोनों का जो रेशो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 420/40 इट इज इक्वल टू इसका रेशो x/136। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40 × x इट इज इक्वल टू 136 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कितना 420। ठीक है, 420 तो यहाँ पे, तो x इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 136 0 एंड 420/40। 136 0 नहीं है, ये खाली 136 है। ठीक है ना, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4 3 × 12 और 4 4 × 16। तो इसका जो हमारे पास 34 और 42 का मल्टीप्लाई है वो आता है 1428। ठीक है, तो 136 सेंटीमीटर के लिए उसका जो मास है उस कॉपर बार का वो क्या होगा 1428 ग्राम। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा, सो मास विल बी 1428 ग्राम फॉर 136 सेंटीमीटर लॉन्ग बार। ठीक है, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 12 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक 3 kg की फिश को एक पोल पर रखने पर वो बेंड हो जाता है 9 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर उस फिश का मास और पोल में जो बेंड होता है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो हमें बताना है कि एक 2 kg की फिश से उस पोल में कितना बेंड हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको टेबल में राइट कर लिया है कि यहाँ पे मास है और यहाँ पे पोल बेंड है। ठीक है ना, ये किस में है, मास केजी में और ये सेंटीमीटर में। 3 kg की से कितना होता है 9 सेंटीमीटर का बेंड होता है, तो 2 kg की फिश से कितना होगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर लूंगा लेट पोल बेंड बी एक्स, कि मान लीजिए जो पोल में बेंड होगा 2 kg की फिश से वो क्या होगा, x होगा। अब यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस सिचुएशन इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है ना, पहले ही बता दिया है इसने वैसे कि किस में है ये,
डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, या फिर कह सकते हो वेरिएशन में है, एक ही बात है। तो अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो इसका मतलब है कि इन दोनों के रेशो सेम होंगे। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 3/9 इट इज इक्वल टू 2/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 × x इट इज इक्वल टू 2 × 9। तो x इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 9 और यहाँ पे अपॉन में 3, 3 3 जा 9, तो x इट इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ सो पोल बैंड will be 6 सेंटीमीटर for 2 kg मास फिश। ठीक है ना, 2 kg की जो फिश होगी उससे जो पोल बैंड होगा वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 13 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक पार्टी में 5 बच्चों के लिए 8 बोतल सॉफ्ट ड्रिंक सर्व की जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि 40 बच्चों के लिए उस पार्टी में कितनी जो बोतल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक की वो सर्व की जाएंगी। तो देखिए मैंने इसको एक टेबल में राइट कर लिया है, यहाँ पे चिल्ड्रंस के नंबर हैं और यहाँ पे बोतल्स के नंबर हैं। ठीक है ना, तो 5 बच्चों के लिए कितनी सर्व की जाती हैं 8। तो इसने पूछा है कि 40 बच्चों के लिए कितनी सर्व की जाएंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको राइट कर लेता हूँ लेट नंबर ऑफ बॉटल्स बी। ठीक है ना, बॉटल्स बी x, कि मान लीजिए 40 बच्चों के लिए जो बोतल सर्व की जाएंगी वो कितनी होंगी x होंगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ेंगे वैसे वैसे जो बोतल्स की क्वांटिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, और डायरेक्ट वेरिएशन में यही होता है कि जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। 5 बच्चे हैं तो 8 चाहिए, तो 40 बच्चे हैं तो हमें ज़्यादा जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स हैं वो चाहिएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन this situation is in direct variation। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन में है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो इन दोनों के रेशो सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5/8 इट इज इक्वल टू 40/x। मैं इनको इक्वल रख लूंगा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × x इट इज इक्वल टू 40 × 8 हो जाएगा। x इट इज इक्वल टू आ जाएगा 40 × 8 और अपॉन में 5 8 जा 40, तो x इट इज इक्वल टू आ जाएगा 64। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे सो देयर विल बी 64 bottles सर्व्ड फॉर 40 चिल्ड्रंस। ठीक है ना, कितनी 40 चिल्ड्रंस के लिए 64 बोतल्स सर्व की जाएंगी। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 14 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि हर्ष 150 स्टेप्स में 125 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, तो वह कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 360 स्टेप्स में। तो मैंने इसको यहाँ पे एक टेबल में राइट कर लिया है नंबर ऑफ स्टेप्स एंड डिस्टेंस इन मीटर। तो 150 स्टेप्स में कितने डिस्टेंस कवर करता है 125, तो 360 में कितनी करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ लेट रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी x, की मान लीजिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी x मीटर होगी 360 स्टेप्स में। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे स्टेप बढ़ेंगे ना वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, जैसे 150 में 125 चलता है तो इससे कितने भी ज़्यादा चलेगा तो डिस्टेंस तो ज़्यादा कवर करेगा ही। इसका मतलब क्या है कि ये जो सिचुएशन है ये क्या है डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस सिचुएशन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे इनको रेशो में राइट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 150/125 इट इज इक्वल टू 360/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा x × 150 इट इज इक्वल टू 360/150। तो x इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 360/150 एंड अपॉन में 125 है। ठीक है ना, 125 और ये भी 125 और अपॉन में क्या है 150 है। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे इसको काट लेते हैं 25 से। ठीक है ना, 25 5 जा 25 6 जा और 6 6 जा 36 और ये 0, तो ये आ जाएगा 300। तो इसका मतलब क्या है कि वो 360 स्टेप्स में
300 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा, सो हर्ष विल कवर 300 मीटर डिस्टेंस इन 360 स्टेप्स। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 15 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि सेकंड क्लास रेलवे में 240 किलोमीटर की जर्नी के लिए जो फेयर है वो है 15 रुपीज़। एंड यहाँ पे हमें पूछा गया है कि 139.2 किलोमीटर की जर्नी के लिए जो फेयर है वो कितना होगा, अगर यहाँ पर फेयर और जर्नी डायरेक्ट वेरिएशन में है तो। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से एक टेबल में राइट कर लिया इनको, जर्नी किलोमीटर में और फेयर किसमें, रुपीज़ में। 240 किलोमीटर की जर्नी के लिए 15 रुपीज़ बनता है, और यहाँ पे 139.2 किलोमीटर की जर्नी के लिए कितना फेयर बनेगा ये हमें बताना है। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, लेट रिक्वायर्ड फेयर बी, ठीक है ना, लेट रिक्वायर्ड फेयर बी एक्स, की मान लीजिए जो यहाँ पे 139.2 किलोमीटर की जर्नी के लिए फेयर है वो कितना होगा, एक्स होगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसने पहले से ही बताया हुआ है क्वेश्चन में कि जो यहाँ पे जर्नी और फेयर है वो किस में है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों का जो रेशो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं इसको इक्वल में राइट कर सकता हूँ इनको। तो यहाँ पे हो जाएगा 240/15 इट इज इक्वल टू 139.2 अपॉन के एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई एक्स इट इज इक्वल टू 139.2 एंड मल्टीप्लाई 15। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो 139.2 मल्टीप्लाई 15 और अपॉन के 240। डेसिमल पॉइंट कट करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, किससे कट कर लें, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। ठीक है, अब यहाँ से 8 से कट कर लेते हैं, तो 8 बन जा, तो ये 0 हो जाएगा, 8 बन जा 8, और यहाँ पे कितना बचा, 8 7 जा और 8 4 जा। ठीक है, तो क्या कर लें यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 और 2 7 एंड 5 1 जा 5 और 3 8। अपॉन में क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 10 100, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 8.70। तो मैं यहाँ पे क्या राइट कर दूंगा, सो फेयर विल बी रुपीज़ 8.70 फॉर 139.2 किलोमीटर।